हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेंद्र कुमार आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टीएससी क्लासेस पर स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे और हमारे वीडियोज़ आप पसंद कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। इसी के साथ मैं आज आपके लिए लेकर आया हूं मूल अधिकार पर आज का लेक्चर। तो आज आप समझेंगे मूल अधिकार के बारे में, वहां से उठने वाले क्वेश्चंस के बारे में। आज का जो टॉपिक है हमारा, वो आपको मूल अधिकार के संबंध में आने वाले जितने भी स्टैटिक फैक्ट्स हैं और जो क्वेश्चन हैं वो सब को सॉल्व करने में सहायता करेगा। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं मूल अधिकार के बारे में। तो देखिए, मूल अधिकार फंडामेंटल राइट्स। तो पहली बात तो यह है कि मूल अधिकार हमारे भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में दिए हैं और कौन से भाग में दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन तो ये आता है संविधान से कि बताइए संविधान के कौन से भाग में मूल अधिकार वर्णित किए गए हैं, उल्लिखित किए गए हैं। तो ये है संविधान का भाग नंबर 3। संविधान के भाग 3 में मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स का वर्णन किया गया है। फंडामेंटल राइट्स को हम शॉर्ट में आगे बोलेंगे FR, तो समझ जाएं कि कौन है फंडामेंटल राइट्स हैं। तो भाग 3 हुआ। अब देखिए क्वेश्चन ये है कि संविधान के भाग 3 में किस अनुच्छेद तक मूल अधिकार दिए गए हैं। तो देखिए ये अनुच्छेद 12 से लेकर और 35 तक दिए गए हैं। कितना है? 12 से 35 तक भारतीय संविधान वर्णन करता है मूल अधिकारों का, फंडामेंटल राइट्स का। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में क्वेश्चन आता है हमारा कि बताइए 12 से 35 तक क्या है? मूल अधिकार हैं। भाग 3 में कितने अनुच्छेद हैं? 12 से 35 हैं। मूल अधिकार कौन से अनुच्छेद में? 12 से 35 तक है। कौन से भाग में? भाग 3 में। तो ये यहाँ से टाइटल और इसका पार्ट और आर्टिकल हमें याद रहना चाहिए। अब अगर किसी कारण से आपको ये याद ना रहे कि अनुच्छेद 25 किसका भाग है, क्या है, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 25 में क्या है? मूल अधिकार हैं। और वो पूछता है उनसे कौन सा अनुच्छेद मूल अधिकार के संबंध में है, तो आप लगा पाओगे कि हाँ 12 से 35 के बीच में मूल अधिकार हैं। तो ये आर्टिकल भी मूल अधिकार का ही होगा। तो ये हमारा संवैधानिक प्रावधान है। हमारे संविधान में अधिकारों का भाग 1 शुरू होता है संघ और उसके राज्य क्षेत्र से। तो भाग 2 में नागरिकता का प्रावधान किया गया है। भाग 3 आते ही नागरिकों को मिलने वाले मूल अधिकारों की बात की गई है। अगला जो हम बात करते हैं, तो देखिए थोड़ा डिटेल से इसको बात कर लेते हैं। मूल अधिकार या अधिकार हैं क्या? तो देखिए पहली बात तो है अधिकार क्या होते हैं। मूल को हमारे हिंदी में मौलिक भी कह देते हैं, तो वर्ड आता है मौलिक अधिकार हो या मूल अधिकार हो, बात एक ही है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। पहली बात यह है अधिकार क्या होते हैं। तो देखिए अधिकार जो होते हैं किसी भी व्यक्ति को, जो राज्य में रह रहा है, नागरिक है या व्यक्ति है, उसको जीवन की भलाई के लिए जो मांगें स्वीकार की जाती हैं उन्हें हम अधिकार कहते हैं, वो अधिकार कहलाते हैं। तो अधिकार जीवन की भलाई के लिए होते हैं और वे अधिकार जो व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए अति आवश्यक हों। तो ऐसे अधिकार जो बहुत ज़रूरी हैं व्यक्ति के व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसे हम फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। बहुत फंडामेंटल है, मतलब मूल है, ये तो मिलने ही चाहिए। तो संविधान लागू होते व्यवस्था की कि बिना किसी भेदभाव के सबको हम मूल अधिकार प्रदान करेंगे। तो ये रहा आपका अधिकार होते क्या हैं। अब देखिए थोड़ा ऐतिहासिक पक्ष देख लेते हैं इसका। ऐतिहासिक पक्ष किसका? अधिकारों का। अधिकार जो है किस तरह से लोगों को प्राप्त हुए। तो देखिए इससे हम जाते हैं आधुनिक काल में, अधिकारों की तरफ जाते हैं तो हमें मिलता है 1215 का मैग्ना कार्टा। 1215 का मैग्ना कार्टा। देखिए मैग्ना कार्टा कहाँ पर आया था? ये इंग्लैंड के राजा ने, शासक ने जनता को प्रदान किया। तो मैग्ना कार्टा, ऐसे बोलते हैं अधिकार पत्र।
तो कहते हैं कि आधुनिक काल में जो हमारे अधिकार हैं वो वहाँ कहाँ से निकले हैं, मैग्ना कार्टा से निकले हैं। इंग्लैंड के शासक ने जनता को कुछ लिखित रूप में अधिकार दिए, वो अधिकारों की शुरुआत मानी जाती है यहाँ से आपके यूरोप में। अब मैग्ना कार्टा बढ़ते बढ़ते आपके जो है मूल अधिकार मानवाधिकार के रूप में, और आजकल तो बहुत सारे अधिकार के रूप में जनता को लोगों को प्राप्त है। तो मैग्ना कार्टा ध्यान रखें कब आया, 1215 में आया। जो भी भारत में कोई अगर किसी को अधिकार दिए जाते हैं तो उसे मैग्ना कार्टा का संज्ञा दे दी जाती है। अब देखिए मूल अधिकार का कंसेप्ट कब आया। मूल अधिकार का जो कंसेप्ट आया है वो आपका आधुनिक संविधान में यूएसए के संविधान में शामिल किया गया। तो यूएसए के संविधान में शामिल हुआ मूल अधिकार का कंसेप्ट हो। तो सबसे पहले हम कहते हैं यूएसए के संविधान में दिए गए, और भारत ने भी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खूब आता है एग्जाम में ये, भारत ने फंडामेंटल राइट्स को यूएसए यानी कि अमेरिका से एडॉप्ट किया है, ठीक है ना, यानी कि लिया है। तो हमने इसे कहाँ से लिया है, अमेरिका से लिया है, यूएसए से भारतीय फंडामेंटल राइट्स को लिया गया है। तो ये रहा हमारा। अगर देखें भारत में स्थिति क्या रही है, तो भारत में देखिए अंग्रेजी शासन चल रहा है आपका, और अंग्रेजी शासन के दौरान भारतीयों ने स्वतंत्रता की मांग करते करते अधिकारों की मांग की, और ये मांग हमारे संविधान निर्माताओं से पूर्व में आपके एक नेहरू रिपोर्ट के द्वारा इसे प्रस्तुत किया गया। तो नेहरू रिपोर्ट, देखिए नेहरू रिपोर्ट कब आई, नेहरू रिपोर्ट आई 1928 में। 1928 में नेहरू रिपोर्ट आई, और इस नेहरू रिपोर्ट में, और ये दी थी आपके मोतीलाल नेहरू द्वारा, ठीक है, मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू जी के पिताजी मोतीलाल नेहरू ने रिपोर्ट तैयार की थी। मोतीलाल नेहरू, नेहरू रिपोर्ट में फंडामेंटल राइट्स के प्रावधान किए गए। बाद में फिर इनको कांग्रेस ने स्पष्ट रूप से अपने अधिकार पत्र में, घोषणा पत्र में शामिल किया। गांधी जी ने आपके गोलमेज सम्मेलन समय मांग की, लेकिन अंग्रेजों ने इसको कोई ध्यान नहीं दिया। भारत शासन अधिनियम 1935 में अधिकार प्राप्त नहीं हुए। इसी बीच हम आज़ाद हुए, और आज़ादी के बाद संविधान सभा ने हमारे संविधान में मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया। तो संविधान ने भाग 3 में ये प्रावधान किए और फंडामेंटल राइट्स हमें प्रदान किए। तो ये इसका ऐतिहासिक पक्ष है, हमारे विकास का क्रम है फंडामेंटल राइट्स का। भारतीय मूल अधिकारों पर देखिए, ये अमेरिका से भले ही लिए गए हैं, लेकिन भारतीय जो मूल अधिकार हैं वो अपने परिप्रेक्ष्य में हमारे देश काल और हमारे जो समस्याएं भारत की, हमारे जो जीवनचर्या है, प्रकृति है, उसके अकॉर्डिंग लिए गए हैं। कंसेप्ट भले ही चाहे अमेरिका से लिया गया हो, अधिकार हमारे ही हैं जो हम मांग कर रहे थे आपके स्वतंत्रता संग्राम के समय, और जो हमारी आवश्यकताएं थी उसके आधार पर भाग 3 में इसको वर्णित किया गया है। इस पर हमारे उस समय जो अभी हाल ही में लागू हुए थे मानवाधिकार, उनका भी हमारे भारतीय संविधान के मूल अधिकारों पर प्रभाव है। अच्छा, पार्ट 3 को देखिए, भारतीय संविधान का या भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। तो इसे हम भारत का अधिकार पत्र या नागरिकों के लिए मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। कौन सा है, भाग 3, जिसमें मूल अधिकार दिए हुए हैं। तो ये तो रहा विकास। अब हम बात करते हैं संवैधानिक प्रावधानों की। तो देखिए संवैधानिक प्रावधान ये हैं कि संविधान में मूल अधिकार दिए हुए हैं भाग 3 में, और इसमें हमारे 2 बातें हैं। देखिए, एक तो है मूल संविधान की, मूल संविधान में बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की संख्या, ठीक है, फंडामेंटल राइट्स की संख्या। तो मूल संविधान
और दूसरा है वर्तमान स्थिति क्या है इसकी। तो देखिए मूल संविधान का अर्थ क्या है यहाँ, मूल संविधान का अर्थ है ऑन 26 जनवरी 1950 को क्या स्थिति थी। तो देखिए इस समय भारतीय संविधान में कुल मिला के 7 फंडामेंटल राइट्स थे। कितने थे? 7 मूल अधिकार थे। अब बात करें प्रेजेंट की, वर्तमान में स्थिति क्या है, तो वर्तमान में 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। ध्यान रखें क्वेश्चन आता है बताइए संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, 6 अनुच्छेद हैं। और क्वेश्चन पूछता है मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे, 7 थे। क्वेश्चन पूछे पहले कितने थे, 7 थे, अब कितने हैं, 6। कितने संविधान में मूल अधिकार रह गए हैं, तो 6 मूल अधिकार रह गए हैं। ये आप ध्यान रखें क्लियरिटी के साथ। अच्छा 6 कैसे रह गए, तो देखिए हुआ ये कि 44वें संशोधन के द्वारा, 44वें संशोधन 1978 के द्वारा मोरारजी देसाई सरकार ने द्वारा संपत्ति का फंडामेंटल राइट्स मूल अधिकार को समाप्त कर दिया। ठीक है, समाप्त कर दिया। तो अब हम बात करें तो देखिए क्या है, संपत्ति का अधिकार जब खत्म हुआ तो 7 मूल अधिकार थे, अब 6 रह गए। संपत्ति रखने का मूल अधिकार समाप्त कर दिया गया। भारतीय संविधान में इसके जो प्रावधान थे, भारतीय संविधान में इसके जो प्रावधान थे हमारे, वो ये थे। देखिए यहाँ पर आर्टिकल 31 अनुच्छेद 31 व अनुच्छेद 19(1)(f) में संपत्ति का मूल अधिकार हुआ करता था। संपत्ति रखने का मूल अधिकार हुआ करता था। अब ये अधिकार यहाँ से समाप्त कर दिया गया है, इसे अब निरसित कर दिया गया है, निकाल दिया गया है। तो फिलहाल कहाँ पर है, फिलहाल स्थिति ये है। अब देखें, अब हमारा संपत्ति का अधिकार क्या करता है, अब कहाँ पर है, तो अब संपत्ति का जो अधिकार है वो भाग 12 के आर्टिकल नंबर 300(a) में उल्लेखित एक विधिक अधिकार है। ठीक है, विधिक देखिए कानूनी अधिकार है। बहुत अधिक क्वेश्चन आया है ये। संपत्ति का अधिकार एक कैसा अधिकार है, तो अब ये कानूनी लीगल या विधिक अधिकार है, लीगल राइट है, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे संपत्ति के अधिकार संबंध में। अगर क्वेश्चन आता है संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है, तो ये अब एक मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है, कानूनी अधिकार है। अब दोनों में अंतर क्या होता है, देखिए अंतर स्थिति यह है कि संविधान, देखिए संविधान में जो भी अधिकार हैं उन सबको हम संवैधानिक अधिकार कहते हैं। ठीक है, जो भी अधिकार संविधान ने दिए हैं उनको संवैधानिक अधिकार कहेंगे। लेकिन ये संवैधानिक अधिकार है भाग 3 में अगर दिए हैं, अगर ये भाग 3 में दिए हुए हैं तो इन्हें बोलते हैं मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। और अगर ये अन्य भाग में दिए हुए हैं, अन्य भाग में अगर ये दिए हुए हैं तो ये हैं आपके विधिक अधिकार। अब दोनों का अंतर देखिए ये है कि मूल अधिकारों को सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है, हाई कोर्ट का संरक्षण प्राप्त है। इसका अर्थ ये हुआ कि सीधे यानी फंडामेंटल राइट्स के हनन पर, अगर किसी व्यक्ति के मूल अधिकार हनन होते हैं, हनन पर सीधे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील का अधिकार है। ठीक है, ये अधिकार यहाँ प्राप्त नहीं है। तो यहाँ क्या होगा,
यहाँ देखिए, यहाँ अपील होगी, अपील निचली अदालत से आरंभ होगी, निचली अदालत से आरंभ होगी, अर्थात डायरेक्ट आप हाई कोर्ट नहीं जाएंगे, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाएंगे, पहले निचली अदालत में जिला न्यायालय या आपके सदर न्यायालय या जो आपके तहसील न्यायालय हैं वहाँ पहुँचेंगे, फिर जाएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट होगा। इस तरह से ये अंतर है। ऐसा नहीं है कि किसी को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है। संपत्ति रखने का अधिकार जिसने जहाँ मेहनत की है, अपना श्रम लगाया है, पैसा लगाया है, उसे वो संपत्ति रखने का अधिकार बिल्कुल है। किसी को भी उसकी संपत्ति से बिना कारण के वंचित नहीं किया जाएगा। लेकिन अब इसका स्टेटस चेंज कर दिया गया है। अब ये मूल अधिकार नहीं है, विधिक अधिकार है। कानून का संरक्षण अभी भी इसके पास है, लेकिन वैसा वाला नहीं जो फंडामेंटल राइट्स के पास है, यानी सीधे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार। ये स्टेटस चेंज हुआ है 1978 से। इसकी वजह से सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में केसेस की बाढ़ सी आ गई थी। उस समस्या से निपटने के लिए सरकार ने एक मूल अधिकार ही खत्म कर दिया। तो ये एक आपकी व्यवस्था है। अधिकार में बताया क्या था, हमने देखा अभी कि संविधान में मूल अधिकार कितने हैं, प्रेजेंट में 6 हैं। तो ये 6 मूल अधिकार हमारे कौन से हैं देखिए। तो टाइप्स की हम बात करते हैं, टाइप्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स, कितने प्रकार के मूल अधिकार हमारे संविधान में दिए हैं। तो मैंने बताया 6 हैं। 6 कौन कौन से हैं। तो नंबर 1 है समता का अधिकार। समता का अधिकार, देखिए समता, राइट टू इक्वलिटी, और ये है आपका आर्टिकल 14 से लेकर 18। ध्यान रखें, मूल अधिकार जो स्टार्ट होते हैं वो आर्टिकल 14 से होते हैं और आर्टिकल 32 पर समाप्त हो जाते हैं। अगर प्योर हम बात करें जो हमारे मूल अधिकारों की है वो 14 से स्टार्ट होकर 32 तक हैं। 14 से पहले आर्टिकल 12 और 13 सपोर्टिव आर्टिकल हैं, और 33, 34, 35 भी सपोर्टिव आर्टिकल यहाँ पर शामिल हैं। तो 14 से 18 तक हमारा राइट टू इक्वलिटी है, ठीक है, समानता का अधिकार दिया गया है। प्रत्येक नागरिक भारत के संविधान की दृष्टि में कैसा है, एकदम समान है, ठीक है, इक्वल है। अब इसको ऐसे ध्यान रखें, 14 से 18 ध्यान रखें। क्वेश्चन ये भी आ जाएगा, समता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक है। एक बार क्वेश्चन ये भी आया कि समता के अधिकार में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो अनुच्छेद 14 से 18 तक 5 अनुच्छेद में समता का अधिकार दिया गया है। दूसरा अधिकार, दूसरा जो अधिकार है हमारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, तो ये अधिकार दिया गया है राइट टू फ्रीडम, लिबर्टी या फ्रीडम का राइट दिया गया है। देखिए राइट टू फ्रीडम आपका है आर्टिकल अनुच्छेद 19 से लेकर और 22 तक राइट टू फ्रीडम दिया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया है। व्यक्तित्व के विकास में बहुत ज़रूरी अधिकार है। व्यक्ति को जब स्वतंत्रता मिलती है कुछ भी करने की अपने विकास के लिए, देश के लिए, तो वो अच्छे से अच्छा अपना एफर्ट देता है और अपना डेवलपमेंट करता है, जिससे परिवार, समाज और देश का डेवलपमेंट भी होता है। तो बहुत ज़रूरी अधिकार है। आज के आधुनिक समय में और लोकतांत्रिक समाज में ये एक नागरिकों के पास अपने अधिकारों को रक्षा और अपने आपके विकास का एक बहुत ही सशक्त माध्यम है, जो 19 से 22 तक भारतीय नागरिकों को और व्यक्तियों को यहाँ प्रदान किया गया है, ठीक है। तीसरा देखिए, तीसरा अधिकार हमारा जो संविधान वर्णित करता है वो है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, तो ये व्यवस्था की गई है ताकि जो कमज़ोर लोग हैं उनका शोषण ना हो, उनका शोषण ना हो। स्वतंत्रता मिल भी जाए, अगर शोषण हो रहा है तो भी व्यक्ति का विकास नहीं होगा। उसको रोकने के लिए ये व्यवस्था संविधान कहता है किसी भी प्रकार के शोषण का, एक्सप्लॉयटेशन का मना किया गया है। तो एबोलिशन, एबोलिशन है ना, या ऐसा बोलेंगे हम, राइट, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, एक्सप्लॉयटेशन। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कौन सा अनुच्छेद है। तो देखिए ये अनुच्छेद है आपका 23
और 24, 23 और 24 के अंतर्गत आपको राइट टू एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन दिया गया है, शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है, किसी भी व्यक्ति का भारत में शोषण ना हो। और इसी में 24 बच्चों के शोषण से संबंधित है, 23 बच्चे पुरुष और महिला सभी के लिए है, जबकि 24 केवल बालकों के लिए है, जो 14 वर्ष की आयु से कम के बालक हैं उनके अधिकार की रक्षा की गई है। 24 में ये भी आपके शोषण के विरुद्ध अधिकार में ही शामिल किया जाएगा। चौथा जो अधिकार भारतीय संविधान हमें प्रदान करता है वो है धार्मिक आज़ादी। देखिए, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, इस पर लगातार कोई ना कोई केस हमारे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चलता रहता है। और ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28। आप देखिए, ये रेंज याद रखें, 25 से लेकर 28 तक का। कोई भी आर्टिकल पूछता है बताओ निम्न से कौन सा अनुच्छेद धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है, अनुच्छेद 24, 21, 20 या 25, तो आप लगा पाएंगे कि 25 से 28 तो धार्मिक स्वतंत्रता है, रिलीजियस फ्रीडम दी गई है, अतः अनुच्छेद 25 इसका आंसर होगा। ये है आपका चौथा अधिकार। पांचवा अधिकार जो प्रदान करता है हमारा संविधान हमें, वो है शैक्षिक व सांस्कृतिक अधिकार। देखिए, इस अधिकार से पिछली बार पैट में क्वेश्चन आया था हमारा, और ये आर्टिकल देखिए आपका 29 से लेकर और 30 है। पिछले पैट में आर्टिकल 29 पूछा गया था, पिछले पैट में अनुच्छेद 29 पूछा था। बताओ निम्न से कौन से अनुच्छेद में अल्पसंख्यक के बारे में उल्लेख है, या कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यक के संबंध में है। तो 29, ये दोनों जो अनुच्छेद हैं ये आपके अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा भी करते हैं, अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। तो 29, 30 अल्पसंख्यकों के बारे में भी हैं। आपका छठा अनुच्छेद, छठा जो हमारा अधिकार हमारा संविधान हमें प्रदान करता है वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, देखिए रेमेडीज हैं इसमें, फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, और ये अनुच्छेद है आपका 32। अनुच्छेद 32 में बात की गई है कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स की, रेमेडीज की, उपचारों की। बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है अनुच्छेद 32। तो देखिए अनुच्छेद 32 जो है वो क्या कहता है, आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स के संरक्षण की शक्ति प्रदान करता है। तो इसमें वो पावर है जिसकी वजह से हमें मूल अधिकारों का आनंद प्राप्त हो पाता है। अदरवाइज अगर किसी के मूल अधिकार छीन जाते तो किसके पास जाता, अगर सरकार ही छीनने वाली हो तो फिर कहाँ जाए, संसद छीन ले तो कहाँ जाए। तो एक संस्था है सुप्रीम कोर्ट, न्यायपालिका सुनती है और इसकी रक्षा करने का अधिकार उसके पास है, शक्ति प्रदान करता है। ये है इम्पोर्टेंट आर्टिकल अनुच्छेद 32। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया होगा। अनुच्छेद 32 के संबंध में कुछ और क्वेश्चन हमारे आते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट को रिट, ध्यान रखें 5 प्रकार की रिट होती हैं, रिट्स या लेख जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 32 के अकॉर्डिंग सुप्रीम कोर्ट फंडामेंटल राइट्स के रक्षा के लिए ये 5 रिट जारी कर सकता है। तो अनुच्छेद 32 के बारे में डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का एक वक्तव्य हमें बहुत अधिक एग्जाम में पूछा जाता है कि बताइए B.R. अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद के लिए संविधान की आत्मा का कहा है। ने इसे संविधान की आत्मा कहा गया, या इसे का अर्थ क्या है, आर्टिकल 32 संविधान की
आत्मा कहा है, तो अनुच्छेद 32 को बी आर अम्बेडकर ने, बाबा साहब ने क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। तो ये हमारे 6 के 6 मूल अधिकार भारतीय संविधान में भाग 3 में 12 से 35 के बीच वर्णित किए गए हैं, जिनमें से एक अधिकार हमने देखा संपत्ति का अधिकार, फिलहाल भारतीय संविधान के भाग 3 से निकाल दिया गया है और दूसरे भाग में जोड़ दिया गया है। तो ये रहे टाइप्स। अब देखिए प्रावधान की हम बात करें, इनके संबंध में फंडामेंटल राइट्स की हम विशेषताओं की बात करें तो क्या क्या हैं फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं क्या क्या हैं? तो देखिए नंबर 1 तो ये है कि भारतीय संविधान में जो फंडामेंटल राइट्स है इनका संरक्षक कौन है। अभी इसका हमने सॉल्व किया है क्वेश्चन। देखिए संरक्षक है न्यायपालिका, ठीक है। भारतीय संविधान की संरक्षक न्यायपालिका है, जुडिशरी है, तो वैसे इसका एक पार्ट है फंडामेंटल राइट्स, उसकी संरक्षक भी न्यायपालिका है। लेकिन न्यायपालिका में भी आर्टिकल 2 अनुच्छेद ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से बताते हैं कि कौन अधिकृत है फंडामेंटल राइट्स की रक्षा के लिए। आर्टिकल 32, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या है? संरक्षक है। अनुच्छेद 32 के अनुसार सुप्रीम कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स का संरक्षक घोषित किया गया है। तो वहीं आर्टिकल 226 के अनुसार आर्टिकल 226 जो है वो हाई कोर्ट को संरक्षक घोषित करता है फंडामेंटल राइट्स का। तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों ही हमारे फंडामेंटल राइट्स के संरक्षक हैं, गार्जियन हैं, पेरेंट हैं, अभिभावक हैं। अब अगर फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो अनुच्छेद 226 का सहारा लेकर आप डायरेक्ट पहुंचेंगे हाई कोर्ट, और अगर हाई कोर्ट न जाना चाहें तो इस समय आप आर्टिकल 32 का सहारा लेकर पहुंचेंगे सुप्रीम कोर्ट। इस तरह से ये दोनों अनुच्छेद आपको ये अधिकार देते हैं कि सीधे मूल अधिकार के उपचार के लिए कहाँ जाना है? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाना है। तो ये एक विशेषता है इसकी। एक क्वेश्चन हमारा ये आता है यहाँ पर कि फंडामेंटल राइट्स न्याय योग्य हैं या नहीं है। तो न्याय या इसे बोलते हैं वाद योग्य है। तो ये न्याय या वाद योग्य है, ये क्वेश्चन खूब आता है, ध्यान रखें इसको। न्याय मतलब वाद योग्य है, जस्टिसेबल है। इसका अर्थ यही है कि अगर हमारे मूल अधिकार का हनन होता है तो हमारे पास सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी न्यायालय का उपचार पाने का अधिकार है या नहीं है। तो यहाँ हम देख रहे हैं अगर मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट कहाँ जाएंगे? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो इसलिए ये इसका आंसर क्या होगा? यस, ये न्याय योग्य या वाद योग्य है। क्योंकि संविधान में 2 भाग ऐसे भी हैं जो वाद योग्य या न्याय योग्य नहीं है, जिन्हें न्यायपालिका का संरक्षण प्राप्त नहीं है। वो है इसका अगला भाग 4 और 4A, ठीक है ना। तो इसलिए प्रश्न बहुत आता है कि कौन सा भाग न्याय योग्य है, कौन सा भाग न्याय योग्य नहीं है। तो ये हमने देखा भी। इसके अलावा देखिए कुछ ऐसे मूल अधिकार हैं जो विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो विदेशियों को निम्न फंडामेंटल राइट्स प्राप्त नहीं है। तो देखिए ऐसा नहीं है, सारे अधिकार जो हमारे अधिकार हैं वो दोनों के लिए हैं। भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है उसके लिए हैं, नागरिक के लिए भी हैं, विदेशी के लिए भी हैं। एक वर्ड देखिए इसमें आता है, अगर किसी अनुच्छेद में शब्द यूज हुआ है व्यक्ति, अगर व्यक्ति शब्द का यूज हुआ है तो वो दोनों के लिए है अधिकार, अर्थात वो भारतीय और विदेशी दोनों के लिए है। और अगर वर्ड आया है केवल नागरिक तो फिर ये अधिकार जो होगा वो भारतीय नागरिक के लिए है केवल, ये फिर जो है विदेशी के लिए नहीं होगा, केवल भारतीय नागरिक के लिए होगा। तो ये ध्यान रखना है, शब्दों का पूरा संविधान में शब्दों का ही खेल है ना। इसीलिए भारतीय संविधान को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है, क्योंकि वकील शब्दों से खेलते हैं फिर इसमें। तो नागरिक है तो भारत के लिए जैसे कि आर्टिकल 15 कहता है
कि किसी भी भारत के नागरिक को, है ना, इस तरह से, और ऐसी 16 है कि किसी, तो 16 19 जो अनुच्छेद है केवल भारत के नागरिक की बात की गई है। तो ये फंडामेंटल राइट्स देखिए कौन कौन से जो हमें प्राप्त नहीं है विदेशियों को। नंबर 1 देखिए आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16, आर्टिकल 19, आर्टिकल 29 और 5वां अनुच्छेद है आर्टिकल 30। ये 5 अनुच्छेद ऐसे हैं जो केवल भारतीय नागरिक को प्राप्त हैं, विदेशी को प्राप्त नहीं है। ठीक है ना। 15 सामाजिक भेदभाव का अंत करता है, 16 सरकारी नौकरियों में समता का अवसर, 19 आपको स्वतंत्रता प्रदान करता है, 29 30 जो हमारे शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकार हैं ये केवल भारत के नागरिक के लिए हैं। अंत में देखिए एक टॉपिक और, एक विशेषता और इसकी है हमारी, और वो है कि फंडामेंटल राइट्स का निलंबन या समाप्ति संभव है या नहीं है। तो क्या लगाएंगे, नो या यस। क्वेश्चन आता है, बताओ क्या मूल अधिकारों को समाप्त किया जा सकता है या मूल अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है या मूल अधिकारों से व्यक्ति को वंचित किया जा सकता है। तो उसका आंसर क्या लगाएंगे, यस या नो। तो देखिए इसका आंसर होगा यस। ठीक है, हाँ किया जा सकता है। किस परिस्थिति में, तो देखिए फंडामेंटल राइट्स का जो निलंबन है वो देखिए आर्टिकल 352 राष्ट्रीय आपातकाल के समय फंडामेंटल राइट्स से वंचित किया जा सकता है, या हम कहेंगे निलंबन हो सकता है इस वजह से। और एक बात और यहाँ नोट करने वाली है वो ये कि आर्टिकल 20 व 21 किसी भी दशा में समाप्त नहीं होते। अर्थात ये अपवाद है, हम कह सकते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर फंडामेंटल राइट्स को जो है निलंबित किया जा सकता है, सस्पेंड किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है, इन्हें प्रभावहीन कर सकते हैं। 20 और 21 को किसी भी दशा में इनसे छेड़छाड़ नहीं होगी, ये हर समय व्यक्ति को मिलते रहेंगे, चाहे वो भारत में कोई नागरिक हो या विदेशी व्यक्ति ही क्यों ना हो। तो ये हमारी विशेषताएं हैं फंडामेंटल राइट्स के संबंध में। और आपने वीडियो का आनंद लिया होगा, पूरा टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहाँ से उठने वाले सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाएंगे। अंत में बस यही आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप हमारे सब्सक्राइब की जो बेस है उसको बढ़ाइए। अगर आप देख रहे हैं अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।